ये यहां पे लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के बारे में मैंने आपको बताया। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या होती है बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होती है खुराक की नाली से दवाई का खून में जाना। दिस विल बी अ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, कि दवाई का खुराक की नाली से जो है बेटा वो ब्लड में जाना। ट्रांसफर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द ब्लड, दिस विल कॉल द ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। और खुराक की नाली किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। छोटी आंत से जो है बेटा ये जो है वो दवाई उसके अंदर जाती है। लिखा हुआ ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम से मुराद ये खून ही है कि खून के अंदर दवाई को आपने। अब वो आगे की बात बता रहा है, द रेट एंड एफिशिएंसी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। कहता बेटा कौन सी दवाई कितनी अच्छे से जज्ब होगी, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि दवाई आप किस रास्ते से देते हो। दवाई आया आईवी जो दवाई दी जाती है वो 100% ब्लड में चली जाती है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो 100% होती है। वो कहता है कि दवाई कितने परसेंट आपके खून में जाएगी ये इस बात के ऊपर मुनहसर होता है कि आप कौन सा रूट इस्तेमाल करते हो। मसलन अगर आप इंजेक्शन लगाते हो रग में तो 100% दवाई खून में चली जाएगी। लेकिन अगर आप कोई और रूट इस्तेमाल कर रहे हो, से आप ओरल यूज कर रहे हो, तो फिर हो सकता है कि कुछ दवाई आपकी खुराक की नाली में ही रह जाए और कुछ दवाई जो है वो आपके ब्लड के अंदर चली जाए। मैक्सिमम नहीं जाएगी, या कुछ जाएगी कुछ रह जाएगी। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग की बात कर लेते हैं। यही बात मैं कर रहा था बेटा, यही ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग की जो है अभी जो मैं बात कर रहा था ये वो यही थी कि क्या था बेटा कि किस तरीके से जो है ये दवाई जो है वो आपके ब्लड में जा सकती है, कौन कौन से इसके रास्ते हो सकते हैं। ये देखो बेटा, ये सारी मैंने जो आपको डायग्राम दिखा रहा हूं ना, ये सारी जो है ये स्टमक आपको दिखा रहा हूं, मैदा जिसको आप बोलते हो। ठीक है ना। ये जो है वो बड़ी आंत है। ये क्या है? ये बड़ी आंत होती है और ये छोटी आंत है, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देखें ये लेबल भी किया हुआ है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पर खून की ना बारीक नालियां होती हैं। अब सोचने वाला सोचता है खुराक की नाली के तो इतने सारे हिस्से, तो छोटी आंत ही क्यों है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही क्यों है, वहां ही क्यों ये एब्जॉर्प्शन हो रही है, वहां यहां पर एब्जॉर्प्शन हो रही है दवाई की। अब सोचने वाला सोचता है ना कि ये सारा काम यहाँ क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर ना बारीक खून की नालियां होती हैं, उनको कहा जाता है कैपिलरीज। क्या कहते हैं? कैपिलरी। ये बारीक खून की नालियां होती हैं। जहां ये नालियां होती हैं, जहां ये कैपिलरीज होती हैं, वहीं पर जो है वो चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, ट्रांसफर आसान हो जाता है, एक जगह से जो है वो दूसरी जगह चली जाते हैं। से फर्ज कर लो ये छोटी आंत है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है ना। चले मैं इसको ब्लड वाली बना देता हूं। छोटी आंत के लिए मैं कोई और कलर यूज करता हूं ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो जाए। देखिए चले मैं ये छोटी आंत के लिए ब्लैक कलर इस्तेमाल कर लेता हूं। ये ले, ये ब्लैक कलर, दिस विल बी ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो होती है उसका एक हिस्सा होता है, उसको कहते हैं ड्यूडिनम, सॉरी उसको कहते हैं इलियम। इलियम वो पार्ट होता है जहां से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। ये जो है बेटा यहां से जो है बेटा ड्रग आ जाती है ब्लड में से, ये ड्रग मॉलिक्यूल है, ये आ जाएगा यहां ब्लड कैपिलरी में। दिस विल कॉल द एब्जॉर्प्शन। ये जो है ना ये ब्लड ये कैपिलरी है। क्या है बेटा? कैपिलरी। इसको आप ब्लड कैपिलरी बोल सकते हो। खून की बारीक नालियां सिंगल एक लेयर पर पतली होती है, ये सिंगल एक लेयर पर मुश्तमिल होती है, इसलिए ड्रग के मॉलिक्यूल आसानी से क्रॉस करके इसमें आ सकते हैं। ठीक है ना, बाकियों में नहीं जा सकते। अब कुछ पाथवे होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, कुछ पाथवेज होते हैं बेटा जिनको फॉलो किया जाता है। फॉलो करने के बाद फिर जो है बेटा वो दवाई जो है वो वहां तक जो है बेटा वो पहुंच सकती है। जी देखो बेटा मैं बात कर रहा था, मैं आपको बात कर रहा था, देखें देखो बेटा ये मैंने कहा था मैंने आपको कहा था कि खुराक की नाली के बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे मैदा है, ठीक है ना, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक हो गया ना। मैंने आपको कहा कि दवाई सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों जज्ब हो रही है, उसकी वजह मैंने बताई कि बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और ये ब्लड कैपिलरीज बारीक खून की नालियां होती हैं।
जहां से एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग आसान हो जाती है, बड़ी आसानी से दवाई यहां पर जज्ब हो जाती है। मैंने कहा कि फर्ज कर लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट है, ये ब्लैक वाला, यहां से दवाई ब्लड कैपिलरी में ट्रांसफर होगी। ये देखें, ये जर्रा था, ये यहां पर आ गया, ठीक है ना। ब्लड कैपिलरी में क्योंकि ये थिन होती हैं, बारीक होती हैं, सिंगल एक मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती हैं, इसलिए ड्रग के मालिक्यूल बड़ी आसानी से इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब स्मॉल छोटी आंत का इलियम वाला वो पार्ट होता है जहां से मेडिसिन जो है बेटा वो इसमें दाखिल हो जाती है। चले अब मैं आगे चलूँ। अब मैंने आगे आपको बताना था कि कौन कौन सा तरीकेकार है जिससे दवाई जो है वो जज्ब हो सकती है। देखो बेटा, सबसे पहला होता है पैसिव डिफियन। अब ये पैसिव डिफियन क्या होती है? अगर आपकी दवाई अनआयोनाइज्ड है, अनआयोनाइज्ड का मतलब क्या है? दवाई पर कोई चार्ज नहीं है। अगर आपकी दवाई पे कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है। दूसरा, ड्रग मॉलिक्यूल हैव स्मॉल साइज। अगर दवाई का मॉलिक्यूल छोटा है, उर्दू में लिख दूं, दवाई का मॉलिक्यूल छोटा है, तो तब ये वाला रास्ता इख्तियार हो सकता है, पैसिव डिफियन। ये भी समझाता हूं कि ये क्या चीज होती है पैसिव डिफियन। पैसिव डिफियन जो है बेटा, अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्लाइड है तो मैं उस पर, हाँ ये ब्लैंक है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखें पैसिव डिफियन क्या होती है? पैसिव डिफियन होती है, ये मैं लिख रहा हूं, पैसिव डिफियन क्या होती है, ये आपको बेटे अभी बात समझ आ जाएगी। जब कोई मॉलिक्यूल ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करे, ठीक है ना, तो इसको पैसिव डिफियन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको पैसिव डिफियन कहेंगे। मीन फर्ज कर लें, देखें मैं बनाता हूं। मैं पहले थोड़ा सा इसका जो है, फर्ज कर लो ये अगेन ब्लड कैपिलरी है, अगेन रेड कलर में होते हैं ना, इसलिए मैं इसको रेड कलर में ही बना रहा हूं। फर्ज कर लें ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक हो गया। और दोबारा से मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे बेटे। मैं ब्लैक कर देता हूं, दिखता अच्छा है ब्लैक। ये वही क्या है? ड्यूडिनम है, सॉरी इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक हो गया। अब ड्रग के मॉलिक्यूल ये रहे, यहां तो नहीं है, फर्ज कर लो यहां पहले से थोड़ा एक था। अब देखो ड्रग के मॉलिक्यूल क्या है, यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो बगैर एनर्जी का इस्तेमाल किए ये खुद ब खुद यहां आ जाएंगे। और ये मूवमेंट उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ये दोनों साइड पे बराबर नहीं हो जाते। हमेशा चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है, इसको आप पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? क्योंकि जब आप दवाई खाओगे, जाहिर सी बात है, दवाई आप खाने से दवाई खुराक की नाली में ज्यादा होगी, ब्लड में कहां होगी, तो आपकी खुराक की नाली से वो ब्लड में चली जाएगी। तो ये जो डिफियन होती है बेटा, ये सिंपल डिफियन कहते हैं इसको। पैसिव डिफियन जो है बेटा वो कहते हैं इसमें एनर्जी का कोई इस्तेमाल नहीं होता, एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता जी। देखें ये बेटा, देखो ये डिफियन ही इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन हुई है। आप देखें ना, इसमें डिफियन ही एक्सप्लेन हुई है, आप ये देख सकते हो। ये देखें ना, यहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा है और यहां मॉलिक्यूल कम है। ये वो मेम्ब्रेन है जो कि इसने क्रॉस किया, सैल्यूट पार्टिकल है ना, देखें ये यहां पर आ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द सिंपल डिफियन मैकेनिज्म, कि कुछ अद्वियात सिंपल डिफियन मैकेनिज्म। देखें ना यहां लिखा हुआ है हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन। ये बात मैंने बताई है ना कि ये हमेशा ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ होता है। इसको सिंपल पैसिव डिफियन जो है बेटे वो कहा जाता है। चले अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? देखो बेटा, अगर कोई चीज, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाना चाहूंगा ताकि मैं लिख सकूं। देखें
एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये क्या होती है? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के बिल्कुल उल्ट होती है। अगर कोई मॉलिक्यूल कम मिकदार वाली जगह से ज़्यादा मिकदार वाली जगह पर जाना चाहे तो एनर्जी खर्च करके जा सकता है, उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है बेटा वो उसको कहा जाएगा, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। आप अगर आप कहेंगे तो मैं इसको इंग्लिश में भी समझा दूंगा, ठीक है ना? इंग्लिश में भी लिख देता हूं। इफ मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन with use of energy, और एनर्जी खर्च होती है एटीपी की शक्ल में। किसकी शक्ल में खर्च होगी? एटीपी की। कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको जो है बेटा वो आप क्या बोलोगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलोगे। ठीक हो गया? मेरा ख्याल है मेरी बात समझ होगी। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ी थी ये बिल्कुल उसके उल्ट है। इसको आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम दोगे। देखें जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है ना, ये मॉलिक्यूल ये कम है, यहां ज्यादा है, लेकिन फिर भी एटीपी का खर्च करके ये मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं। ठीक है ना? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन। फिर भी ये मॉलिक्यूल जो है वो कम वाले एरिया से, लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से, लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ आ रहे हैं। तो फिर इनको जो है वो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस विल कॉल द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस विल कॉल एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखें ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंडेंट। इसके लिए एनर्जी चाहिए भाई, एंड ड्राइवन बाय द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होता है टूटना। क्या होता है इसका मतलब? टूटना। किस चीज का टूटना? एटीपी का। एटीपी टूटता है इसमें। और ड्रग जो है बेटा अंगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाती है। अंगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से क्या मुराद है? अगर कोई चीज कम से ज्यादा की तरफ जाए तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अंगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। रीजन ऑफ लो ड्रग कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई ड्रग कंसंट्रेशन, दिस विल कॉल एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप सो आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। चले उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अब ये क्या चीज है? ये जो होती है ना बेटा, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये क्या होती है? देखो बेटा, फर्ज कर लो ये एक ड्रग का मॉलिक्यूल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया? ये ना अंदर जाना चाहता है, अंदर दाखिल होना चाहता है, और मेम्ब्रेन इसको कैसे अंदर दाखिल करेगी? देखें, अगर मेम्ब्रेन यूं हो जाती है, बल्ज हो जाती है अंदर, ये यूं बल्ज हो जाती है, ठीक है ना, और फिर आगे ये सिलसिला चलता रहता है यूं। ये जो है ना, ये बन गया फूड वैक्यूल। क्या बन गया? फूड वैक्यूल। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से ये क्या हुई है? मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। अगर कोई चीज मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से अंदर जा रही है तो बेटा इसको कहा, इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं साइटोसिस। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? साइटोसिस। अगर कोई चीज अंदर जाए तो इट विल कॉल एंडोसाइटोसिस, अंदर जाए। और अगर कोई चीज बाहर जाए तो इट विल कॉल एक्सोसाइटोसिस। इस तरीके से
अब पता चल गया एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होती है। देखो ये अंदर जा रहा है ना, ये अंदर जा रहा है तो इट विल बी अ एंडोसाइटोसिस, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से, और ये बाहर जा रहा है, इट विल बी अ एक्सोसाइटोसिस। ठीक है ना, इट विल बी अ एक्सोसाइटोसिस। ओके हो गया। चले अब एक और बात बताता हूं आपको, जानने वाली है। देखिए ना, ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की बात इसने कही है। देखो एक और बात बताता हूं। अब ये जो एंडोसाइटोसिस हो और एक्सोसाइटोसिस हो, चाहे जो भी हो, इसमें ना ये दो तरह की होती है। एक होती है फैगोसाइटोसिस और एक होती है पिनोसाइटोसिस। ठीक है ना, अगर सॉलिड चीज अंदर या बाहर जाए, ठोस हो, ठोस चीज हो, तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन अगर कोई लिक्विड वाली चीज अंदर या बाहर जाए, ठीक है ना, माया हो कोई, जैसे पानी है ना, पानी अगर अंदर या बाहर जाता है, पानी वाली चीज जाती है, तो वो पिनोसाइटोसिस कहलाती है। ठीक है ना, जैसे इसको कहते हैं सेल ईटिंग, इसको ना सेल ईटिंग भी, सेल का किसी चीज को खाना, सेल ईटिंग कहते हैं इसको। इसको कहते हैं सेल ड्रिंकिंग, पीना, कि सेल कोई चीज पी रहा, मेम्ब्रेन से फिर अंदर लेकर जा रहा है, तो इट विल कॉल पिनोसाइटोसिस। जी मेरी बातें समझ आ रही हैं? है ना, ये एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पूरी बात मैंने डिटेल से समझा दी है। ठीक है ना, ये देखो बेटा, पिनोसाइटोसिस जैसे अभी मैंने कहा है ना, लिक्विड चीज जो है वो अंदर जाए, और अगर सॉलिड चीज अंदर जाएगी तो इट विल बी अ फैगोसाइटोसिस। है ना, ये देखिए ये सॉलिड है, ये चीज अगर अंदर जाएगी तो ये फैगोसाइटोसिस। फूड वैक्यूल को फैगोसोम भी कहा जाता है।